नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ध्यान देंगे, यानी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को, ऑल द स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास हैव पे अटेंशन टू on the focus of SST particularly at your home. All the students of 9th class are asked to link with digital so that you may highly be benefited at your home so that I may be satisfied with your performance created by at your home. 9th क्लास के पहले हम पढ़ाए हुए थे, क्या पढ़ाए थे? चैप्टर फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका हम आज जो है आगे की ओर जा रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए। आई एम गोइंग टू एक्सटेंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुडे। इसलिए आप समझे इसमें सुनिएगा। फ्रांस की क्रांति में एक पॉइंट है स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसका मतलब क्या? वहां पर थर्ड कैटेगरी में यानी जो ऑर्डिनरी पीपुल थे उसमें वहां पर संघर्ष हो गया 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी मीन्स फ्रॉम 1715 टू 1789 यानी 1715 से 1789 में बहुत बड़ा वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये खाद्य पदार्थों की वहां पर कमी हो गई। कमी का कारण क्या था? 18th सेंचुरी में फ्रांस में बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगा, लेकिन उस रेशियो में वहां पर प्रोडक्शन का निर्माण नहीं हुआ। यानी बड़े मात्रा में चाहिए था प्रोडक्शन, लेकिन नहीं हुआ, जनसंख्या बढ़ गई तो इसलिए नहीं हुआ प्रोडक्शन। वहां पर हो गया बैड कंडीशन, वेदर बैड कंडीशन के कारण वहां पर हार्वेस्टिंग जो कटाई होने लगी वो कम पैमाने पर कटाई होने लगी, और उस मुताबिक जो है जब उत्पादन नहीं हुआ, संख्या ज्यादा है पॉपुलेशन, तो भूखमरी वहां पर होने लगा। यानी वहां पर द पीपुल ऑफ थर्ड कैटेगरी बिगेन टू स्टार्व ऑन ए लार्ज स्केल लेक ऑफ फूड स्टॉक्स। भोजन की कमी से वहां पर उत्पन्न होने लगी। स्थिति ऐसी वहां पर हो गई, चारों तरफ वहां पर लोगों में क्रोध हो गया, आक्रोश हो गया, विरोध हो गया, किसके प्रति? राजा के प्रति भी, और साथ साथ जो है खास तौर वहां पर ऑर्डिनरी पीपुल में दो ठो वर्ग ज्यादा हाईली इफेक्टेड हुए। एक थे वहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्कर जिसको डेली वेजेज मिलता था। फैक्ट्री के मालिक को वर्कर्स ने क्या किया? डिमांड किया कि हम लोग को वेजेज यानी जो सैलरी है, वेतन है, मजदूरी है, उसको बढ़ाया जाए। उसने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि फूड स्टॉक का दाम बढ़ चुका था। अब मजदूर को पैसा वही मिलता था सेम जो पहले मिलता था, लेकिन उस मुताबिक वो खरीदने में सक्षम नहीं था। और दूसरा था लैंडलेस फार्मर, उसको पैसे की दिक्कत थी, जमीन नहीं था, दूसरे पर वो निर्भर करते थे लैंडलॉर्ड पर। ये दो जो ग्रुप है, लैंडलेस पीपुल और कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो हाईली इफेक्टेड हो गए। उसके अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। फ्रांस में वहां पर इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में वहां पर मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ। मध्यम वर्ग में हम दो पर्सन को पढ़ते हैं, दो ग्रुप के पर्सन को, एक ट्रेडर्स व्यापारी और एक मैन्युफैक्चरर्स यानी जो कैपिटलिस्ट थे, मिल मालिक थे, उन दोनों को लाभ हुआ। उस पीरियड में बड़े पैमाने पर अपना वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को समुद्र के रास्ते शिप से वो दूसरे देशों में क्या किए? अपना सामान को भेजे, जिससे बड़े मात्रा में उनको फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा मिला, ट्रेडर्स को मिला, लेकिन और लोग को नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो थे, प्रशासनिक जो अधिकारी था राजतंत्र के अधीन, लॉयर्स थे, प्रोफेसर थे, वो लोग हाईली एजुकेटेड तो थे, विद्वान तो थे, लेकिन पूंजी की कमी थी। स्थिति ऐसी वहां पर हो गई। इतिहास शुरू से गवाह है, पूरे वर्ल्ड में जब क्रांति होती है तो क्रांति में जो लोग कम्युनिस्ट भाग लेते हैं तो क्रांति का उद्देश्य ये नहीं, हिंसा के आधार पर नहीं, अहिंसा के आधार पर भी। यानी इसका मतलब क्या?
बहुत सा देश का ये इतिहास मिलता है क्रांति में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बुद्धिजीवी, हिंदी में इंटेलिजेंसिया, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग वही भाग लेते हैं। तो बुद्धिजीवी जो वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलिजेंसिया है, वो भाग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। तो उनका हथियार क्या होता है, उनका औजार क्या होता है? उनका औजार होता है स्क्रिप्ट, राइटिंग, यानी पोयम के द्वारा, राइटिंग के द्वारा किताब जो है वो लिखते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं। उनका विचार जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से जनता तक पहुंचता है, और इससे क्या होता है, क्रांतिकारी को, जनता को बड़े पैमाने पर मिलता है हिंसा और हिंसा। क्रांतिकारी जो होते हैं हिंसा के आधार पर वो तो विंडलिस्ट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन जो इंटेलिजेंसिया है, बुद्धिजीवी है, वो अपना मैसेज जो है राइटिंग के माध्यम से आम जनता में वो फैलाते हैं। ये इतिहास पूरा वर्ल्ड का रहा है, इसका एग्जाम्पल इंडिया भी है। तो फ्रांस में कुछ फिलोसफर का नाम है, जैसे हम बोलते हैं उस फिलोसफर में, वहां पर रूसे, मॉन्टो एस्क्यू, वहां पर रूसे था, जॉन लेक, तो ये सब वहां पर थे। उसने देखा कि थर्ड कैटेगरी के लोग ज्यादा प्रभावित है, हम लोग इंटेलेक्चुअल से, इंटेलिजेंसिया है, तो हमारा क्या जो कंट्रीब्यूशन रहेगा थर्ड कैटेगरी को, यानी राजा जो वहां पर है डिस्पोटिक है, अत्याचारी एब्सोल्यूट रूलर है, उससे ये लोग छुटकारा कैसे पाए? उन लोगों का क्या कहना था? लोगों का स्लोगन था लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, और ये लोग चाहते थे जो वहां पर उस पीरियड में अमेरिका आजाद हो चुका था, पहले बताया था अमेरिका आजाद हुआ 1776 एडी, 1776 एडी में किससे आजाद हुआ? यूके से, यानी आजाद हुआ अमेरिका कैसे? वहां पर अमेरिका ट्रूप्स और फ्रांस यानी फ्रेंच ट्रूप दोनों सहायता किया, जिसके कारण जो है फ्रांस का पूरा टेरिटरी खाली चुका है, पहले हम मेंशन कर चुके हैं। तो वहां पर 1776 में आजाद, और 1789 में वहां पर क्या हो गया? वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, और अमेरिका महिला को वोट देने का अधिकार 1924, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में महिला को वोट देने का अधिकार कहां पर? कौन सा देश? न्यूजीलैंड 1930। यानी बहुत सा देश ऐसा है कि महिला को वोट देने का अधिकार तुरंत नहीं मिला आजादी के बाद में मिला, लेकिन इंडिया में तो जब आजादी हुआ तो वोटिंग राइट्स मेल और फीमेल दोनों को साथ मिला। इसका एग्जाम्पल और देश नहीं है। तो वहां पर जो भी वहां पर थिंकर्स थे यानी फिलोसफर थे, वो अमेरिका का जो संविधान वहां बना, यानी फ्रांस के पहले अमेरिका जो आजाद हो गया, तो वो लोग वहां पर चाहे कि वोटिंग राइट्स वहां पर इंडिविजुअल है अमेरिका में, उस पद्धति, उस सिस्टम को, वोटिंग राइट्स को फ्रांस में भी लाया जाए। इससे क्या होगा? जितने व्यक्ति हैं वो सभी को वोटिंग राइट मिलेगा। जब तक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा तो कोई भी समाधान जो हम कर नहीं सकते, चाहे वो आर्थिक संकट हो, राजनीतिक संकट हो, सामाजिक संकट हो, वो वोटिंग राइट जो है वही एक प्रकार का माध्यम है। तो उसमें एक थे जॉन लेके। जॉन लेके क्या था? जॉन लेके फिलोसफर था। उसने एक बुक निकाला, उस बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन रिटेन बाय जॉन लेके। जॉन लेके was the philosopher of France who contributed to a large number of ordinary people for slavery of a despotic ruler of France। तो उसने कहा वहां पर, यानी जॉन लेके टूटे सिद्धांत में, कि यहाँ पर जो है राजा के शासन से, अत्याचार से वो मुक्त होना चाहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस किताब के माध्यम से सभी तक मैसेज पहुंचा, और उनका उद्देश्य था कि जब तक यहाँ रिपब्लिक नहीं होगा, आजादी नहीं होगा, तब तक जो है थर्ड कैटेगरी का लोग जो है वहां पर बड़े पैमाने पर उनको टॉर्चर जो है होता रहेगा। मॉन्टो एस्क्यू जो है एक किताब निकाली, सोशल, वहां पर कॉन्टेक्ट, यानी मॉन्टो एस्क्यू फिलोसफर, social contact has been written by Montesquieu, a great philosopher of France during that period when war was continuing in France by large number of people of citizen against the absolute rulers। लुइस 16। तो उसने सोशल कंटेक्ट के माध्यम से क्या मैसेज दिया
किसको मैसेज दिया वहां पर? थर्ड कैटेगरी के लोग को, यानी क्रांतिकारी को। यहाँ पर चाहिए एक प्रकार का कॉन्टेक्ट, समझौता बिटवीन पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या? वो लोग चाहते थे यहाँ पर सरकार बने, लेकिन सरकार का जो है प्रकार कैसा हो? सरकार का प्रकार ऐसा हो, जनता के द्वारा चुनी हुई वहां पर नेता होना चाहिए, जो जनता के हित में, चाहे बेस्ट इंटरेस्ट में उसका लाभ दे सके थर्ड कैटेगरी को। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ रूसे रिटेन बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द राइटिंग ऑफ रूसे हैज रन आउट अमंग द पीपुल ऑफ फ्रांस। अकॉर्डिंग टू हिम, the rulers elected by the people of ordinary people, so that those leaders should be in the best interest of people or in the best interest of nation। तो उसने ये वहां पर बुक के माध्यम से मैसेज को फैलाया। उसके अलावा वहां पर एक और था, हमने बता दिया पहले, एक था जॉन लेके, इस किताब ने बता दिया, एक बता दिया है हम, फिलोसफर का नाम था मांटे रूसे, एक था मांटे एस्क्यू। मांटे एस्क्यू में लिखाया, बुक निकाला, स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट ऑफ द लॉ हैज बीन टेकन बाय मांटे एस्क्यू, फिलोसफर ऑफ फ्रांस। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ मांटे एस्क्यू, गवर्नमेंट शुड बी elected by ordinary people, but government includes 3 types of organ: legislature, executive, judiciary। यानी उसका कहना यह था, यहाँ पर सरकार जो बनेगी उस सरकार में 3 अंग होना चाहिए। कौन सा अंग? लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता क्या है? जैसे हम इंडिया का लेजिस्लेचर को हम जोड़ते हैं इंडिया में लेजिस्लेचर जो है 2 प्रकार का है। एक लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेजिस्लेचर और एक लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? जो एमपीज है, यानी एमपीज कहाँ है? पार्लियामेंट में। एमपी को कौन चुनती है? जनता। और ऑल द एमपीज किसको चुनता है? सभी एमपी, ऑल द एमपी चूज पीएम। सब एमपी मिलकर चुनता है पीएम को, और वहां पर क्या बनता है? कानून। कानून कौन बनाता है? एमपी। वो कानून लागू होता है पूरे देश में। इसका मतलब क्या? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स है, जहां जहां स्टेट्स है, जहां जहां सीएम है, उसकी राजधानी में असेंबली है यानी विधानसभा है, वहां पर क्या होता है? एमएलए जो है कानून बनाता है, और एमएलए को कौन चुनता है? जनता। और एमएलए सब मिलकर किसको चुनता है? सीएम को। और वो कानून सिर्फ लागू होगा स्टेट में, और सेंट्रल का पूरे होगा देश में। एक्जीक्यूटिव का मतलब कालपेय बोलते हैं हम। एक्जीक्यूटिव मीन्स क्या? कानून बनकर तैयार, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इनिशिएट कौन करेगा? वो करेगा सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का मतलब होता है, जो बोलते हैं आईएएस अधिकारी को, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, जिसका एग्जाम के द्वारा उसका सिलेक्शन होता है यूपीएससी के माध्यम से। वो जो है गवर्नमेंट का वो मशीनरी सिस्टम है, यानी उसके माध्यम से, यानी लॉ बनकर तैयार। लॉ बनाया कौन? लेजिस्लेचर। उसको लागू कौन करेगा? एक्जीक्यूटिव। थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या? जैसे जुडिशरी इंडिया का है, पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है कहाँ का? अमेरिका का। तो भारत का जो जुडिशरी हमें संविधान में जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है अमेरिका के जुडिशरी से, अमेरिका के जुडिशरी से। ये पूरा पावर में है। जुडिशरी क्या करता है? उसका क्या रोल है? वो इंटरप्रेट द लॉ, यानी कानून को वो क्या करता है? व्याख्या करता है। यदि सरकार कानून बनाती है, स्टेट सेंट्रल कानून में गड़बड़ी है, कानून के द्वारा कंट्रोवर्शियल मैटर होता है, लोगों में हंगामा होता है, वायलेंस होता है, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले को हल करेगा। और ये जो है, जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में कभी भी कानून जो पेचीदा में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में
वहां पर फाइट हो जाए, और स्टेट गवर्नमेंट में यदि फ्यूड है तो उसका ही मुकाबला, उसका भी समाधान करता है कौन? वो भी करता है जुडिशरी। इसका मतलब समझेंगे ये कि जुडिशरी जो है वो क्या चीज है? वो जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत के संविधान का वो एक प्रकार का गार्जियन है, अभिभावक है, संरक्षक है, ये तीन को बोला जाता है। तो वहां पर वो तीनों पर ज्यादा फोकस डाला। कौन डाला वहां पर फोकस? वहां पर डाला डॉक्टर मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू हैज फोकस ऑन 3 पार्ट्स: लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसके अनुसार। और उसी पीरियड में वहां पर क्या हो गया? फ्रांस में बड़े पैमाने पर राजा ने क्या किया? अपना खजाना को भरने के लिए, ट्रेजरी को भरने के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया? टैक्स लगाना। वहां पर वो प्लानिंग कर रहा था कि टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे किसमें? 3rd कैटेगरी में। तब ये यहाँ पर हम अपने आर्मी को वेतन दे पाएंगे, या हमारा स्टेट जो है इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ होगा। वहां पर चालू हो गया। इसके बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे 9th क्लास। थैंक यू।